सरकार बनाने पर फोकस रहेगा या छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री? सरकार बनाने की दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो कम सीटों में ही सिमट के रह गए, इसका चिंतन करना चाहिए कि इस दिशा में कुछ काम होता भी होगा, हमें जानकारी नहीं होती। एक भी जो ट्राइबल सीट होते हैं विधानसभा के, उसमें भाजपा के एक भी विधायक नहीं है, दिक्कत आ जाएगी? देखिए, ये बड़ी समस्या है। ये आपने जो कहा है, चुनाव की दृष्टि से बहुत कारगर नहीं हो सकती। अलग-अलग नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश पांडे और आपने देखना शुरू कर दिया है मुनादी चौपाल। मुनादी चौपाल में आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के एक ऐसे आदिवासी नेता की जो अपनी बेबाकी और साफ-सुथरी बातों के लिए अक्सर मीडिया और सोशल मीडिया में सुर्खियों में रहते हैं। एक ऐसे नेता की जिन्होंने पहली बार छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री के मुद्दे को मजबूती से उठाया और आज भी उसी मुद्दे पर मजबूती से कायम है। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम उन्हीं से छत्तीसगढ़ के कई सियासी मुद्दों पर हम उनसे सीधी बात करेंगे। लेकिन हम इससे पहले इनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल मुनादी चौपाल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर के बताएँ कि आपको हमारा चैनल कैसा लगा। तो चलते हैं हम नंद कुमार साय जी से बात करते हैं, सीधी बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में आने वाले साल में चुनाव आने वाला है। साय जी, 2023 में भी चुनाव आने वाला है। जी। तो 2023 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने पर फोकस रहेगा या छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने पर फोकस रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस समय जिस स्थिति में है, पुराने और अच्छे नेताओं से भी कभी-कभी चर्चा हो रही है। सीनियर जो हमारे आजकल के संगठन में हैं, केंद्रीय स्तर के वो लोग भी आते हैं। मुझे लगता है कि दोनों विषय एक दूसरे के पूरक हैं। जो आप बता रहे हो कि सरकार बनाने में रहेगा कि मुख्यमंत्री बनाने में रुचि होगी। मुझे लगता है ये अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 राज्य जो बनाए थे, जनजातियों की मेजॉरिटी की दृष्टि से 2 तो थे, झारखंड और छत्तीसगढ़। और इसमें यही उद्देश्य था कि इन वर्गों के जनजाति वर्ग से भी लोग आगे आएँ और इस प्रदेश में अच्छा से अच्छा काम करने की दृष्टि से लीडरशिप को विकसित किया जाए, ऐसा इसका मेन पीछे उद्देश्य था। यद्यपि सरकार बनी 3 बार और उसके बाद हम लोग पिछले चुनाव में पिछड़ गए और आज की स्थिति में ये लगता है कि सरकार बनाने की दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए और इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। नहीं, तो आप अक्सर मतलब आदिवासी समुदाय के मुद्दे को आप अक्सर उठाते रहते हैं मीडिया के सामने और कहीं मंच पर भी जाते हैं। तो आज की स्थिति में और से कभी इस मुद्दे पर चर्चा नहीं उठती कि मतलब ट्राइबल्स को फिर से संगठित किया जाए, उनको फिर से जोड़ा जाए? इस मुद्दे पर कोई विशेष चर्चा छत्तीसगढ़ में कम से कम नहीं होती। देखिए, उसके कई कारण हैं, कई अलग-अलग प्रकार के सोच हैं, लेकिन मैं समझता हूँ केंद्रीय नेतृत्व की दृष्टि से ये बात जब वहाँ जाती है तो उसके पीछे मुझे लगता है वो लीडरशिप हमारा केंद्र में भी है, जो इस दिशा में भी सोचते हैं। सबसे बड़ा बिंदु जो है, हमें मेजॉरिटी कैसे मिलेगी? हम चुनाव को अपने फ़ेवर में कैसे कर सकते हैं? उसमें अलग-अलग प्रकार के बिंदु हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक जनजाति समुदाय जो है, यहाँ बहुतायत में है, उसको अपने अनुकूल कैसे बनाया जाए? ये एक महत्वपूर्ण विषय है और उसके लिए कौन-कौन से तरीके अपनाए जाने चाहिए, उन वर्गों से संपर्क किया जाए, उन वर्गों को अपने साथ जोड़ा जाए, वो क्या चाहते हैं और मुझे ऐसा लगता है एक बार इस विषय पर भी सोच समझ और ज़्यादा बढ़नी चाहिए कि आखिर पिछले समय हम 3 बार गवर्नमेंट में रहे, उसके बाद इतनी बड़ी पराजय कैसे हुई? माने हम हारे नहीं, लेकिन बहुत कम सीटों में ही सिमट के रह गए। इसका चिंतन करना चाहिए और कौन से कारण हैं उसको
दुरुस्त करने की कोशिश भी होनी चाहिए। लेकिन चिंतन करने का समय तो नहीं बचा साहब जी, अब तो काफ़ी ये बस 1 साल बचे हैं चुनाव के। 1 साल तो बचे हैं, लेकिन अलग-अलग जो बैठकें हो रही हैं और नीचे अभी हमारा एक अभियान जा रहा है, ज़िले-ज़िले में 3-3 नेताओं की टीम बनी है और वहाँ जाकर के अलग-अलग लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, कार्यकर्ताओं की बातें सुनेंगे। उसमें कहा गया है कि लोग नेता जो हैं बोलें कम, ज़्यादा सुनें, क्या मामला है? तो मुझे लगता है ये जो तरीका पार्टी ने अडॉप्ट किया है, पार्टी ने इसको जारी किया है और इसको 15-16 तारीख या 17 तारीख के आसपास अलग-अलग ज़िलों में हमारे 3-3 नेता जाने वाले हैं। इस समय केवल कार्यकर्ताओं को ज़्यादा सुनना है, पार्टी में जो तय हुआ है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है बहुत सारी बातें कार्यकर्ताओं के द्वारा सामने आ सकती है। अगर सामने आती है जो बात, तो उसको दुरुस्त करने के लिए भी एक मार्ग प्रशस्त होगा। शाह जी, अब पिछले बार आपने एक बयान जारी किया था कि ये जो धर्मांतरण का जो आप धर्मांतरण के मसले पे आपने चर्चा किया था कि धर्मांतरण जनजातीय समुदाय के लोग ज़्यादा कर रहे हैं और धर्मांतरण से मतलब आप घर वापसी का एक अलग तरीके से अभियान चलाएँगे। तो किस तरह का मतलब वो प्रोजेक्ट का मतलब वो अभियान कैसा रहेगा आपका? कब शुरू होगा? देखिए, मुझे लगता है कि धर्मांतरण के पीछे भी कहीं न कहीं राजनीतिक हेतु छुपा हुआ है, ऐसा लगता है। लेकिन ये प्रत्यक्ष में या स्पष्ट रूप में इसको एकदम कहना सही नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि धर्मांतरण में जनजाति वर्ग के लोग पहले तो होते थे, अब ऐसा नहीं है। आपको मैं बता रहा हूँ कि धमतरी के बगल में 58 गाँव के साहू लोग ईसाई हो गए। मुझे पता चल रहा है कि पंजाब में सरदार लोग हो जा रहे हैं और भी अपर क्लास के लोग भी हो रहे हैं। ये बड़ा चिंता का विषय है। मैंने आज अपनी बैठक में इस बिंदु को भी उठाया था। ये सारे समाज को देखना चाहिए आखिर इसके पीछे भाव क्या है, क्यों हो रहा है? क्योंकि जो धर्मांतरण है या मतांतरण कहते हैं हम लोग, धर्म अलग बात है। तो ये मतांतरण कहीं राष्ट्रांतरण तो नहीं है। देश को ही दूसरे रूप में परिवर्तित कर देने का कोई प्रयत्न तो नहीं है। ये पहले भी हुआ है। तो इसलिए इसको सारे समाज को और सभी वर्गों को देख कर के देखना चाहिए कि आखिर इस दिशा में ये जो धर्मांतरण हो रहा है या मतांतरण जिसको हम कहते हैं, उसको एकदम ईज़ी और एकदम सामान्य बात नहीं सोचना चाहिए। इस दिशा में देखना चाहिए कि आखिर क्यों हो रहा है? ये कि राष्ट्र के लिए बहुत घातक तो नहीं होगा। तो ये मैं बहुत लोगों को और अलग-अलग लोगों को अब जिसमें पार्टी से अलग हट कर के सारे लोगों में इस बात की चर्चा जहाँ संभव होता है वहाँ करता हूँ। बड़ी-बड़ी जाँच एजेंसियाँ केंद्र सरकार के पास है, जाँच क्यों नहीं करवाती कि मतलब कि ये षड्यंत्र रच कौन रहा है? मुझे लगता है कि इस दिशा में कुछ काम होता भी होगा, हमें जानकारी नहीं होती है। लेकिन हम इसकी सूचना और इसकी जानकारी विश्वस्त जो और अच्छे जो सूत्र हैं, ऊपर में इसको पहुँचाने की भी एक भी जो ट्राइबल सीट होते हैं विधानसभा के, उसमें भाजपा के एक भी विधायक नहीं हैं। आप इनकी वजहों पर भी फ़ोकस कर चुके हैं, पहले भी कि मतलब किन कारणों से ऐसा हुआ है। तो उन परिस्थितियों को सुधारने के लिए या उसको पटरी पर लाने के लिए किस तरह का प्रयास होगा पार्टी का? 2 प्रकार के प्रयास हैं। वैसे तो बूथ लेवल पर भी कमेटियाँ बनी हैं और संगठन की दृष्टि से जैसे जिला है, जिला के बाद मंडल अर्थात विकास खंड और उसके नीचे भी माने अलग-अलग क्षेत्रों में पार्टी का संगठन बना हुआ है और इसकी बैठकें निरंतर हो रही हैं और उस लेवल पर नीचे लेवल पर संगठन को कैसे और मजबूत किया जाए, सारे लोगों में पकड़ को मजबूत बनाया जाए, इस दिशा में प्रयत्न तो हो रहा है। लेकिन मुझे 2 एक बात और महत्वपूर्ण इसमें दिखती है कि हम संगठन लेवल पर तो काम करें, बूथ से लेकर के जिला तक और प्रदेश में भी। लेकिन मुझे लगता है इसमें एक और महत्वपूर्ण विषय है कि लीडरशिप भी इसका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है। लीडरशिप कैसा है, उसको लेकर के भी मैं समझता हूँ पार्टी में मंथन होना चाहिए और हो भी रहा होगा। लेकिन उस दिशा में अगर सोचा जाए और नीचे के संगठन को और ताकतवर बनाया जाए, तो हमें नतीजे लाने में बहुत दिक्कत होगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है।
जी, कहा जा रहा है कि भाजपा में गुटबाजी की मतलब काफ़ी गुटबाजी है। मतलब भाजपा इस वक़्त कई सारे गुटों में बँट गई है। कई कई बार कई तरह के बयान भी सामने आते हैं, तो कहीं गुटबाजी के चक्कर में 2023 भी तो नहीं दिक्कत आ जाएगी? देखिए, ये बड़ी समस्या है। ये आपने जो कहा है उसका अनुभव भी कहीं-कहीं आता है और मुझे लगता है सीनियर जो लीडर हैं, सीनियर नेता लोग हैं, उनको बैठ कर के इस तरह की स्थिति जहाँ भी है, वो चाहे मंडल स्तर में हो, उससे नीचे हो, जिला स्तर में हो, इनको ठीक करने की आवश्यकता है। ये कहीं-कहीं दिखाई पड़ता है, अलग-अलग गुटों में बँटे हुए हैं और गुटों में बँटा हुआ संगठन कभी मैं समझता हूँ, चुनाव की दृष्टि से बहुत कारगर नहीं हो सकती। अलग-अलग अगर अलग-अलग क्षेत्रों में फैले होंगे तो उसका नुकसान होगा। एक आखिरी सवाल, महत्वपूर्ण सवाल जो सबके ज़हन में चल रहा है, क्या आप भी चुनाव लड़ेंगे 2023 में? देखिए, तय तो संगठन करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव महत्वपूर्ण और थोड़ा जो नेतृत्व की दिशा में बहुत सीनियर लोग हैं, ऐसे भी लोगों को चुनाव लड़ाना चाहिए। ये पार्टी को ही तय करना है वैसे तो। लेकिन उससे समाज पर, संगठन पर, कार्यकर्ताओं पर उसका एक अच्छा असर पड़ेगा। अगर सीनियर मोस्ट जो माने कार्यकर्ताओं को संबल भी देते हैं, वो कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के काम भी करते हैं। ऐसे कुछ और भी लीडर हैं, सामान्य तौर पर सारे लोग इसी तरह से काम करते हैं। लेकिन बहुत सीनियर अगर होंगे, जिसमें हम भी हो सकते हैं, ऐसे नेताओं को भी अगर चुनाव लड़ाने की योजना बनेगी पार्टी के संगठन पर, क्योंकि संगठन को तय करना है, तो उसका लाभ होगा। लेकिन शायद जी कहा जा रहा है कि पार्टी अभी चेहरे बदलने में लगी हुई है। मतलब पार्टी को एनर्जेटिक चेहरा चाहिए, यंग चेहरा चाहिए, काफ़ी मतलब बड़े लेवल से लेके नीचे लेवल तक बदलाव हो रहा है। तो उस बदलाव को आप क्या मानते हैं? देखिए, बदलाव तो होना ही चाहिए या और ये जो आप बता रहे हैं ना प्रश्न, कुछ तो माने सीनियर लोगों को भी लगाना, ये भी तो बदलाव के अंतर्गत ही होगा और युवा हों बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे युवा मोर्चा का काम किया गया है, कुछ संगठन में जिलों में भी कुछ नए लोगों को लाया जा रहा है और आगे चल कर के ये जो मैंने कहा है कि अलग-अलग जिलों में जिस तरह से 3-3 बड़े नेताओं को भेजा जा रहा है, उसमें कार्यकर्ताओं का सोच क्या बन रहा है, वो जब छन के आएगा, तो संभव है कि इस तरह की कुछ और बदलाव को अंजाम देने में दल को एक माने ठीक दिशा मिलेगी। तो ये थे भाजपा के काफ़ी सीनियर नेता नंद कुमार साय जी, जिनको उम्मीद है कि अभी की परिस्थितियां जैसी भी हों, लेकिन पार्टी परिस्थितियों को ठीक करने में, पार्टी को मजबूत करने में कई तरह के प्रयास कर रही है और इन्हें उम्मीद है कि पार्टी आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में कम से कम काफ़ी मजबूत होगी। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मुनादी चौपाल राजेश पांडे के साथ।